अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज मुस्लिम ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना हर काम कर रही है। बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों की हुक्मरानी भी कर रही है, जिसमें काबिल मिसाल है हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो, बांग्लादेश की खालिदा ज़िया और शेख हसीना, और शायद ऐसी और भी कई मिसाल हों। लेकिन क्या आज से कई सौ सालों पहले ख़वातीन की हुक्मरानी करना क्या इतना आसान था? आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून हुक्मरा की, जो सिर्फ 20 साल की उम्र में दिल्ली के तख्त पर बैठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्तान की, जो मैदान जंग में मर्दों की तरह लड़ती, साजिशों को ख़त्म करना और हुकूमत की मर्दों से बेहतर बागडोर संभालना उसे बखूबी आता था। लेकिन उसे तख्त से उतारने के लिए सिर्फ अहम वजह ये थी कि वो एक औरत थी। आइए जानते हैं दिल्ली के पहले मुस्लिम बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। जैसा कि बादशाह वक्त के पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम थे और शमसुद्दीन अल्तमश भी कुतुबुद्दीन के गुलाम ही थे, जो बाद में कुतुबुद्दीन के दामाद बने। शमसुद्दीन अल्तमश ने ही तमाम रिवायतों को तोड़ते हुए पहली मर्तबा किसी खातून को, यानी अपनी बेटी को, अपनी सल्तनत का जानशीन मुकर्रर किया था। रज़िया सुल्तान सन 1205 में पैदा हुए। शमसुद्दीन अल्तमश को रज़िया सुल्तान के अलावा 8 बेटे भी थे। रज़िया सुल्तान को शमसुद्दीन अल्तमश ने इसलिए भी अपना जानशीन बनाया था क्योंकि वो अपने बेटों की नाअहली से शायद वाकिफ थे। वहीं उन्होंने रज़िया सुल्तान के अंदर छुपी हुकूमत चलाने की तमाम सलाहियतों को भी पहचान लिया था। रज़िया सुल्तान की परवरिश एक हुक्मरा बनने के लिए ज़रूरी सलाहियतों की बिना पर की गई। तलवारबाजी, घुड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम उन्हें दिलवाई गई। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के इंतकाल के बाद उमरा और वज़ीरों ने शमसुद्दीन अल्तमश की वसीयत के खिलाफ रज़िया के बजाय रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को सिर्फ इसलिए बादशाह बना दिया क्योंकि औरत की हुक्मरानी को वो कबूल नहीं कर पा रहे थे। उमरा को ये पसंद नहीं था कि एक लड़की तख्त पर बैठे और उन पर हुक्म चलाए। चुनांचे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को तख्त पर बिठा दिया गया। फ़िरोज़ शाह ने तख्त नशीन होते ही सल्तनत के कामों पर तवज्जो देने के बजाय शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने वालिद शमसुद्दीन अल्तमश की बेपनाह अंदाज़ा दौलत को गाने वालों, नाचने वालों, मस्करों यानी जोकरों, बाज़ारी औरतों और शराब नोशी पर खर्च करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत की बागडोर फ़िरोज़ शाह की वालिदा शाह तुर्कान के हाथ आ गई। उसने जब देखा कि उसका बेटा ऐशो इशरत में पढ़कर हुकूमत से बेपरवाह हो चुका है, तो उसने अल्तमश के निकाह में आई हुई आला ख़ानदान की औरतों को निहायती ज़िल्लत और रुसवाई से कत्ल कर डाला। हरम की दूसरी ख़वातीन को भी निहायती ज़लील किया। उनको निहायती बदहाल और मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारना पड़ी। यही नहीं बल्कि उसने अल्तमश के सबसे छोटे बेटे कुतुबुद्दीन को भी कत्ल कर डाला। इन हालात में उमरा और वज़ीरों के दिलों में फ़िरोज़ शाह से नफ़रत भर गई और उन्हें समझ भी आ गया कि आखिर क्यों शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने बेटों के बजाय अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। इसके बाद उमरा और वज़रा ने एक होकर फ़िरोज़ शाह के ख़िलाफ़ बगावत करके उसे तख्त से उतार दिया और रज़िया को तख्त नशीन कराया दिया। जिस वक्त रज़िया ने दिल्ली का तख्त संभाला, उस वक्त उनकी उम्र करीब 20 बरस ही थी। रज़िया में वो सब खूबियाँ पाई जाती थीं जो किसी हुक्मरान के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं। सिर्फ एक कमी थी, वो ये कि रज़िया मर्द नहीं थी। लेकिन रज़िया में एक हुक्मरान मर्द की तमाम सलाहियतें मौजूद थी। वो बहादुर थी, दूर अंदेश, ज़हीन व हसीन होने के साथ साथ सल्तनत चलाने के हुनर से भी वो बखूबी वाकिफ़ थे। सन 1236 यानी 1236 में तख्त नशीन होते ही रज़िया सुल्तान ने पर्दे को मुकम्मल तर्क कर दिया, यानी पर्दा करना छोड़ दिया, मुकम्मल मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया। वो आम और ख़ास दरबार लगाती, वालिद के कायदे व कानून के मुताबिक हुकूमत चलाती रहीं। रज़िया के हुकूमत संभालते ही चंद बड़े और ताकतवर सरदारों ने बगावत की। रज़िया ने निहायत जुर्रत और दानिशमंदी से बाकी सरदारों को शिकस्त दी और बेशतर को इबरतनाक सजाएं भी थी। रज़िया सुल्तान मर्दाना लिबास पहनकर तख्त पर बैठा करती। यही नहीं बल्कि वो बज़ात खुद जंगों में शरीक होकर मर्दों की तरह लड़ती थीं, जिसको देखकर उसकी फ़ौज के हौसले भी बुलंद हो जाते थे।
अपने दौरे हुकूमत में उसने बेशुमार दानिशमंदाना फैसले किए, अवामी बहबूद के कई मंसूबे शुरू किए और दरबारी साजिशों का ऐसी जहानत से मुकाबला किया कि वह आवाम की पसंदीदा हुक्मरान बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी में एंट्री हुई उस शख्स की जिसने रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी तो पलट ही दी, बल्कि कहीं न कहीं दिल्ली का तख्त भी रज़िया सुल्तान के हाथों से इसी शख्स की वजह से चला गया। वो शख्स था याकूत नामी एक हबशी। रज़िया सुल्तान कम उम्र होने के अलावा बहुत हसीन भी थी। उन्हें दूसरी रियासतों के कई हुक्मरानों के रिश्ते थे। ऐसे में रज़िया की नज़र उल्फत हबशी गुलाम जमालुद्दीन उर्फ याकूत पर पड़ी। याकूत अल्तमश के ज़माने से ही रज़िया की हिफाजत पर तैनात था। रज़िया ने सल्तनत संभालने के बाद याकूत को ऊंचे ओहदे देना शुरू कर दिए। उसने याकूत को अपना एडवाइज़र बना लिया। कहते हैं कि जल्द ही दिल्ली के हर खास व आम की ज़बान पर रज़िया सुल्तान और याकूत के नज़दीकियों के चर्चे आम होने लगे। इन अफवाहों पर रज़िया ने कोई ध्यान नहीं दिया। रज़िया के करीबी उमरा भी याकूत के साथ नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। मौरखीन के मुताबिक रज़िया के ज़वाल की वजह इस गुलाम पर हद से बढ़ी हुई इनायतें थीं, जिन्होंने दिल्ली के सरदारों और उमरा को इससे बज़्ज़न कर दिया और अवाम में भी रज़िया की इमेज खराब कर दी। याकूत को दिए गए पावर की बदौलत वो कई मामलात में दखल अंदाजी करने लगा। इस दौरान बठिंडा के हाकिम मलिक अल्तोनिया और लाहौर के हाकिम मलिक एजाजुद्दीन ने याकूत की बेजा दखल अंदाजियों से तंग आकर बगावत का ऐलान कर दिया और फिर रज़िया मलिक अल्तोनिया की बगावत को कुचलने के लिए याकूत के साथ जंग के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसी के उमरा ने रज़िया पर हमला कर दिया। उनके दिलों में याकूत को लेकर जो नफरत थी वो निकाली और याकूत को वहीं हलाक कर डाला। एक तरफ रज़िया अपनी सल्तनत को छोड़कर मैदान जंग में थी, तो दूसरी जानिब दिल्ली के उमरा और वज़रा ने रज़िया सुल्तान के दूसरे भाई नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया। अब रज़िया सुल्तान के पास याकूत नहीं रहा था और ना ही थी दिल्ली की सल्तनत। मलिक अल्तोनिया का शिकार करने जा रही रज़िया सुल्तान खुद ही शिकार हो गए। याकूत मारा गया और वो गिरफ्तार कर ली गई। मलिक अल्तोनिया की कैद में मौजूद रज़िया को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इसीलिए रज़िया ने भटिंडा के हाकिम या गवर्नर मलिक अल्तोनिया से शादी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि रज़िया ने मलिक अल्तोनिया से इसलिए शादी कर ली क्योंकि उसे कैद में ही मौत आ जाने का डर था, जबकि हिस्टोरियन मानते हैं कि रज़िया ने मलिक अल्तोनिया से शादी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करने के लिए की। शादी के बाद रज़िया ने अपना खोया हुआ तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी और इस मकसद के लिए वो और अल्तोनिया भटिंडा की फौज लेकर दिल्ली की तरफ चले। इस अरसे में रज़िया का भाई मुइज़ुद्दीन तख्त पर बैठ चुका था। इस जंग में रज़िया को शिकस्त हुई और वो वापस भटिंडा आ गए। रज़िया सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर एक मरतबा फौज जमा की। उनके मुकाबले में फिर एजाजुद्दीन बलबन लश्कर लेकर सामने आए। फिर घमासान की लड़ाई हुई, लेकिन इस मरतबा भी रज़िया और अल्तोनिया को शिकस्त हुई। दोनों को फरार होना पड़ा। जंग में शिकस्त के बाद रज़िया और अल्तोनिया काफ़ी घंटों तक घोड़े सरपट दौड़ाते रहे। वो कत्ल का इलाका था। दोनों इंतहाई थक हार चुके थे और जख्मी भी थे। दोनों ने आराम की खातिर एक दरख्त के नीचे घोड़े रोके, वहीं सुस्ताने के लिए बैठे। भूख से बुरा हाल हो रहा था। वहां से गुजरने वाले एक जाट ने उन्हें खाने का कुछ सामान दिया। चंद घंटे बाद 14 अक्टूबर 1240 यानी 1240 को इसी दरख्त के नीचे से 2 लाशें मिली, रज़िया सुल्तान और मलिक अल्तोनिया की। इन दोनों की मौत के बारे में ये भी कहा जाता है कि पीछा करते हुए फौजें वहां पहुंच गई थी और दूसरा ख्याल ये है जिस जाट शख्स ने खाने का सामान दिया था वो एक लुटेरा था। उसने बाद में अपने साथियों समेत आकर रज़िया और मलिक अल्तोनिया का कत्ल कर दिया था, क्योंकि रज़िया ने बेशकीमत ज़ेवरात भी पहन रखे थे। रज़िया की तलाश में आए फौजियों ने रज़िया की लाश बरामद की। बाज़ादा रज़िया के भाई नाश को दिल्ली ले गए और तुर्कमानी दरवाजे के पास बुलबुल खाने के महल में 20 फुट के अहाते में संगे सुर्ख से मकबरा बना दिया। रज़िया की बहन सजिया बेगम उर्फ सजी को भी इसी मकबरे के अहाते में रज़िया सुल्तान के खबर के पास दफना दिया गया। बुलबुल खाना शाहजहां आबाद निज़ तुर्कमान गेट के अहाते में वाक़ है। आसपास अब रिहायशी घर बने हुए हैं। पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था। रजी सजी के दरगाह के नाम से ये मकबरा अब भी दिल्ली में निहायत ख़राब व खस्ता हालत में मौजूद है।
رضیہ کی قبر تک پہنچنے کے لیے تنگ و تاریک گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور آس پاس اس قدر غلاظت رہتی ہے کہ آنے والے ناک بند کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس مختصر سے احاطے کے آس پاس اونچی اونچی عمارتیں ہیں اور لوگوں نے اپنے ایئر کنڈیشن اور کولر اسی سمت میں لگا رکھے ہیں۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے اکا دکا لوگ ادھر آ جاتے ہیں اور یہاں کی بدحالی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ جس وقت رضیہ سلطان کی موت ہوئی اس وقت مشکل سے اس کی عمر یعنی 25 سال رہی ہوگی۔ ایک زبردست خاتون حکمراں کی عبرتناک موت تاریخ کا حصہ بن گئے۔ رضیہ سلطان کے مقبرے کے پاس کا سناٹا، ویرانی، اداسی اور وحشت دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے کہ اقتدار کسی کا نہیں رہتا، موت ہر شخص کو آئے گی اور کوئی چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو وقت کی دھول میں مٹ جائے گا۔ بادشاہ وقت میں یہ تھی دلی کی مسلم خاتون حکمراں رضیہ سلطان کی زندگی کی مکمل داستان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دیکھتے رہیے BBN چینل۔